हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग इसका पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, भारतीय संविधान का इतिहास। और इतिहास को भली भांति समझने के लिए आज का तो क्लास समझ आएगा, लेकिन आप इसका प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट करें जो पार्ट 1 है तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखिए उसको। इसका एक वीडियो पार्ट 1 डला गया है, यहाँ हम पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम बता रहे भारतीय राज व्यवस्था, जहाँ से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और भारतीय संविधान का निर्माण करने के पीछे क्या इतिहास रहा है। और एक दिन और 2 दिनों में मेरा भारतीय संविधान बनके तैयार नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे नियमें एक्ट समय समय पे पारित हुए हैं। उसी बात को उसी कड़ी में आज हम फिर वहाँ से प्रारंभ करेंगे। हम पहला वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ से बचे हुए हैं वहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। चलिए हम लोग आज राज व्यवस्था देखते हैं, भारतीय संविधान का इतिहास। ठीक है, इसको देख रहे थे, एक देख चुके थे। आपका एक भारतीय शासन अधिनियम हम बता चुके हैं, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन यानी महारानी का शासन। तो कंपनी का शासन आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1857 तक था और 1858 से महारानी का शासन या क्राउन का शासन कहा जाता है, वो आपका 1947 तक था। और आज हम लोग महारानी का शासन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने कंपनी के शासन समाप्त कर चुका था। ठीक है, और एक में इससे पहले हम ये समझिए, साइमन कमीशन से पहले भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसके तहत एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला था, यानी वोट देने का अधिकार मिला था। तो ये बात को जानिएगा, भारत में प्रथम यानी पहली बार ना, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये एग्जाम में बहुत जोर से पूछता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, ये पूछता है। फिर हम लोग सडनली जाते हैं 1927 में आते हैं, जहां से आपका जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। नवंबर 1927 ईस्वी में आपका क्या हुई थी? साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 ईस्वी में। और नवंबर 1927 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इसमें जो अध्यक्ष था उसी के नाम पे रखा गया था। इसका अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन, तथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था जो आगे जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हैं। उस व्यक्ति का नाम था क्लीमेंट एटली। यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 7 सदस्य का नाम नहीं पूछा, लेकिन एक तो जॉर्ज साइमन अध्यक्ष, उसका तो नाम पूछता ही जाता है। एक है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, आखिर ऐसा क्या है, इसको क्यों पूछा गया क्लीमेंट एटली का नाम? क्योंकि आगे जाके ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनते हैं, इसलिए पूछा गया। ये पहले भारत के कहां का सदस्य रह चुके हैं? तो साइमन कमीशन का। इसका बहुत ही जोरदार तरीके से विद्रोह भी हुआ था, विरोध किए थे। साइमन कमीशन गो बैक, काला बिल्ला दिखाया गया था, वो आपके हिस्ट्री के पार्ट हैं। इसमें हमें शासन प्रशासन से संबंधित बातों को हम चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, बाकी चीजें हिस्ट्री में। तो जॉर्ज साइमन इसका अध्यक्ष थे और एक मेन मतलब एक सदस्य था क्लीमेंट एटली। इतना जानिएगा, 7 सदस्य होते हैं किसमें? इसे। और इसके विद्रोह जो हुआ था जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग, विद्रोह होने के कारण था साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन आने के पीछे था कि यहां भारतीय लोगों की स्थिति की जांच पड़ताल करने आए थे। समझ रहे होंगे, क्योंकि भारतीय लोगों की स्थिति कैसे है। आप हमें एक बात बताइए कि अगर कोई भारतीय इस कमीशन में, इस आयोग में, साइमन कमीशन में कोई है ही नहीं भारतीय, तो भारतीयों की स्थिति को कौन बताएगा? अंग्रेज तो फिर अपने तरीके से लिखेंगे कि सारा यहाँ प्रोस्पेरिटी है, इंडिया पूरा सब अच्छे से जी रहे हैं, समृद्ध भारत है।
कौन मना करेगा उसको। इसीलिए ये बोला, भारतीयों ने इसका विरोध किया कि आप लोग तो सारे अंग्रेज हैं, तो फिर कैसे जानिए कि भारत की स्थिति कैसी है, यहां के लोगों की स्थिति कैसी है, कैसे जांच पड़ताल करिएगा आप लोग, और फिर भारतीयों के हित में आप कानून कैसे बनाइएगा। इसी के लिए लेके विरोध हुआ था, जिसके कारण लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के द्वारा क्या किया जाता है, लाठी बरसाया जाता है। फलस्वरूप लाला लाजपत राय साहब का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और उसी में फिर भगत सिंह का कूदते हैं क्रांति में, फिर वो एक अलग है, क्रांति का आंदोलन शुरुआत होती है। तो फिर लाला लाजपत राय उसी समय बोले थे कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत का कील साबित होगा। और फाइनली हुआ, और अंग्रेजों को से हम लोग को मुक्ति मिली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। चलिए, वो तो हिस्ट्री की बातें थी। यहां देखिएगा तो अन्य सदस्य में क्लीमेंट एटली यहां लिखा हुआ है, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। साइमन कमीशन, अगर भारत पूछेगा, गेटवे ऑफ इंडिया से आए थे, तो फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचे थे, ठीक है। अब इसका उद्देश्य की बातें यहां लिखा हुआ है, संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपना। और ये 3 साल, 27 में आए, 28 में आए, नवंबर में तो गठन हुआ था, 2 साल में यहाँ के लोगों की जांच परख हुई। फिर क्योंकि डरे थे, जितने भी थे डर तो गए थे लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद से, कि भारतीयों में एकता अभी भी है और अभी भी लोग जानकार हैं। तो ब्रिटेन अगर समझता कि भारतीयों की बेवकूफ़ी है, ये नहीं समझते, ऐसा बातें नहीं था, तो उसने कुछ भारतीयों के हित में कानून बनाए। तो वो एक संवैधानिक सुधार के लिए एक श्वेत पत्र सौंपते हैं, कब, 1930 ईस्वी में। कौन, साइमन कमीशन, ठीक है, जिसको ब्रिटिश सरकार को, लेकिन जिसका संशोधित रूप कहां दिखता है, भारतीय शासन अधिनियम में। इसका बातें थोड़ा समझिएगा। यहां मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश का, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये मैकडोनाल्ड साहब, रैमजे मैकडोनाल्ड कब प्रधानमंत्री थे, 1935 के दौरान में। तो इसने क्या करवाया, साइमन कमीशन तो रिपोर्ट सौंपी 1930 में, लेकिन भारतीय शासन अधिनियम कब बनता, 1935 ईस्वी में। तो बीच में हुआ क्या, बोला कि हम ये 7 सदस्य पे भरोसा नहीं करेंगे। कारण था क्योंकि भारत की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो उसने फाइनली एक बात किया कि हम वहां के जो हेड हैं, जो मुख्य आदमी हैं, तो उसको हम बुलाते हैं और अपने समय, अपने के बीच में, मतलब अपने लोगों, जो ग्रुप बैठेगा, जिसको आप लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, जैसे ऐसे करके बीच में एक टेबल है और चारों तरफ से एक आदमी यहां बैठा ऐसे ही, ठीक है, और सबका मुंह एक तरफ होना चाहिए। तो ऐसा करके बैठता है, इसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। और बीच में कोई भी पत्र या प्रस्ताव रखा जाता है। तो ऐसे गोलमेज सम्मेलन किसने बुलाया, मैकडोनाल्ड साहब ने बुलाया, यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने बुलाया। और उस गोलमेज सम्मेलन में पूछा गया कि भारत में क्या ये जो स्थिति हमें साइमन कमीशन के द्वारा सौंपा गया वो सही है, और अभी भारत की क्या स्थितियां हैं, ये जानकारी, मतलब क्या किया, सारा कुछ लिया, किसने, मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। और इस तीनों में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सब समय शामिल रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और महात्मा गांधी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। ये आप समझ रहेंगे 1930, 31, 32 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए, या देखिएगा, प्रथम फर्स्ट वाला 1930 में हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1931 में हुआ, और थर्ड बोले तो 1932 में हुआ। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो इंसान भाग लिए, एक थे B.R. अंबेडकर, और एक और इंसान थे जो थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और केवल महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे, इसमें, ठीक है, महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी क्या हुआ था, छोड़ के भाग गए थे, नहीं शामिल हुए। क्योंकि ये, और क्यों भागे थे, इसके पीछे था क्योंकि दलितों के लिए अलग से चुनाव करवाना, जिसमें 48 सीटें देने की बात किसने बोला था, आपके मैकडोनाल्ड साहब ने बोले थे कि हां, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा।
क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो फिर स्थिति नहीं देखना चाहते थे देश में कि हमारा देश दबा कुचला महसूस करे, हमारा कास्टिज्म की जो जाति प्रथा था वो नहीं देखना चाहते थे। लेकिन गांधी जी इससे नाराज थे, बोले ये नहीं हो सकता है। फिर क्या होता है, यरवदा जेल में पुणे में क्या होता है, गांधी और 1932 ईस्वी में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता जिसे पूना पैक्ट कहते हैं आप लोग, ठीक है। वो समझौता होता 1932 ईस्वी में। और उसके बाद ये गांधी जी कहते कि वो तो 48 सीट दे रहा था ना, हम तुम्हें आपको 148 सीट देने की बात करता है, लेकिन एक जगह नहीं। और मैकडोनाल्ड साहब तो बोले थे कि भारत के एक पार्ट में कहीं भी दिया जाएगा, अगर भारत है तो आपको एक पार्ट में कहीं दिया जाएगा 48 सीटें। लेकिन इसने बोला नहीं, हम देंगे तुमको जरूर, लेकिन सब जगह, हर एक जगह, ताकि एक कम्युनिटी नहीं और एक जगह नहीं बन सके। क्योंकि एक जगह आप अलग हो जाइएगा दलित, तो कल होके आप एक अलग देश की मांग करिएगा, और ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, हमारा देश टूटना नहीं चाहिए। और वहाँ से जब वापस आते हैं गोलमेज सम्मेलन से, तो गांधी जी बोलते हैं कि हमने छोड़ के जरूर आया गोलमेज सम्मेलन, लेकिन देश को बंटने नहीं दिया। इस बात का ये कथन महात्मा गांधी जी का कहना था। चलिए ठीक है, ये समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं, देखिएगा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हमारा भारतीय शासन अधिनियम गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन संपन्न होते हैं, साइमन कमीशन अपनी जो बातें हैं वो सौंपता है, और फाइनली एक आपका भारतीय शासन अधिनियम बन के तैयार हो जाता है। इतना इतिहास था किसका, भारतीय शासन अधिनियम 1935 बनने का, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अभी तक का जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं ये अब तक का सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें देखिएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाला यह सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची होगा। आज तक का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते थे, किसी में 20 होता था, किसी में 30 होता था, और इसमें एक भरपूर 321 धाराओं वाला, समझ गए, अनुच्छेद जिसको कहते हैं, और 10 अनुसूची इंक्लूडेड था इसमें, समझ गए अनेक तरह से। और यहीं से आपके जो भारतीय संविधान बना है वो 200 आर्टिकल यहीं से लिया गया है, समझ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रारूप तैयार हुआ था, इसलिए मैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 जानना जरूरी है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पहला अभी बताए थे, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो हुई चर्चाएं, ये सारी चीजों से चर्चाएं हुई, और 19 अक्टूबर 1934 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुए श्वेत पत्र अधिनियम। इस अधिनियम के प्रमुख आधार बने थे, क्या क्या था, एक पूछा जाएगा आपका तो गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, दूसरा साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ये दोनों से क्या तैयार होती हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा मतलब आप समझिए, भारतीय शासन अधिनियम तो तैयार हुआ, आप प्रशासन तो दे दिए, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, लेकिन देश की वित्तीय स्थिति कैसे संभाला जाए, इसकी कमी महसूस हुई। और इसी कमी को महसूस को पूरा करने के लिए आपके एक कमेटी बैठा, जिस कमेटी का नाम था यंग और हिल्टन कमेटी, यंग एंड हिल्टन कमेटी, यंग और हिल्टन कमेटी। और यंग और हिल्टन कमेटी 1934 एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत क्या किया गया, तहत आरबीआई की स्थापना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। अब दोनों बात को ध्यान से रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। अगर अधिनियम पूछे, अगर एक्ट पूछे तो 1934 के एक्ट के तहत। आपके एग्जाम में क्वेश्चन खेल जाता है, आप रट के गए, आप पढ़ के गए, आपके कंसेप्ट जरूर होनी चाहिए, तो इसमें याद रखिएगा 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। और किस कमेटी के सिफारिश पे, तो यंग और हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे। चलिए समझ रहे होंगे। चलिए, और ये इसमें पूछा गया एक बार कि भारतीय शासन अधिनियम में कितना ही अनुच्छेद था, तो 321 अनुच्छेद था और 10 धाराएं था। तो कौन बोलता है कि सारे देशों से हमारा आयातित, मतलब सारे देशों से आयात किया गया संविधान नहीं है, हमारा कुछ अपना भी संविधान है जो यहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे,
तो इसीलिए पूरा पुरजोर पकड़ अगर किन्हीं को बोला जाए तो किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और किन्हीं लोगों का कमेंट रहता है और बोला जाता है कि केवल वकील थे वही कानून बनाए, संविधान बनाए। तो हमें एक बात बताइए, केवल क्योंकि गांधी जी भी तो वकील से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जितने लोग थे, तो क्या पढ़े लिखे लोग अगर संविधान नहीं बनाता तो किससे बनाता? हाँ, इस बात को माना जा सकता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। वो हर जगह जाके बैठते थे, बैठक करते थे, क्या कमी महसूस करते थे उसको इंक्लूड करते थे संविधान में, तो किसी पढ़ा लिखा हुआ द्वारा ही बनाया जाएगा, इसलिए ये सही है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। केंद्रों और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। देखिए 1935 में एक बहुत बड़ा प्रावधान जो किया गया था, जो अभी भी हमारे संविधान में है। आप अनुच्छेद तो देख रहे हैं, अभी भी हमारे हैं, और भाग भी है, अनुसूचियां भी है। तो उसमें एक संघ सूची, देखिए एक परिसंघ सूची जो आज के संविधान में आप देख सकते हैं, 1935 का ही सारा प्रावधान बता रहे अभी हम। तो परिसंघ सूची को अभी आप जो देखते हैं वो संघ सूची है, संघ सूची। ठीक है, और प्रांतीय सूची जो है अभी आप लोग पढ़ते हैं राज्य सूची, राज्य सूची। और समवर्ती सूची तो अभी भी वही है, सेम है। तो ये कब है? प्रावधान 1935 का है। आपका संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, समझ गए। लेकिन ये प्रावधान कब बन चुका है? 1935 में। तो ये याद रखिएगा, जो बोला जाएगा कि ये परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची किसका है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमारा जो होता है, माउंटबेटन साहब को भेजा जाता है। अब सोचता है कि स्थितियां असामान्य हो चुकी है, कहां की? भारत की। तो अब ब्रिटिश सरकार को लग गया था कि अब भारत का बंटवारा, भारत का आजाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां दिन प्रतिदिन क्रांति देखने को मिल रही थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सब जगह कोने कोने से स्टार्ट हो गए थे। तो यहां से भारत से जितना रेवेन्यू जाता ब्रिटेन, उतना सरकार का खर्च हो जाता था। तो एक व्यापारिक कंपनी थी, वैसा सोच था, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते जा रहे थे भारत के लोगों ने। तो ब्रिटेन ने लगा कि अब हमारा भारत से फायदा नहीं दिख रहा है, जबकि घाटा हो रही है, तो हमें भारत को आजाद कर देना ही मुनासिब समझा। और फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अधिनियम बनता है, माउंटबेटन साहब को भेजा जाता है। और इससे पहले अगर हम एक बात समझें, तो एक तरफ 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने रहता है, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने रहता है, और चुनाव होने वाला रहता है दो पार्टी, एक तो आपका विंस्टन चर्चिल साहब, विंस्टन चर्चिल, और एक तरफ जो मेन थे वो थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली साहब भारत को बहुत भली भांति से समझते थे। अब देखिएगा दोनों में चुनाव का मुद्दा है, जिस प्रकार भारत में भी मुद्दा गर्माता, वैसे भारत कहां हो रहा था? ब्रिटेन में। अब देखिए इस साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि इस समय तो उसका शासन चल रहा था, तो इस कोई बात नहीं। तो विंस्टन चर्चिल तो जैसे थे, क्लीमेंट एटली ने बोल दिया कि अगर हम जीत गए तो भारत को, चुनावी मुद्दा होता है ना, चुनावी वादा करना, तो वही चुनावी वादा ये करते हैं कि 30 जून, डेट को याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत में भी गलत लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद कर देंगे अगर हमारी सरकार बन गई तो। ये बात को किसने बोला? क्लीमेंट एटली ने। और विंस्टन चर्चिल अपने प्रचार कर रहे थे, ये एटली साहब अपने प्रचार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अब भारतीयों की रोष देखिए, भारतीय लोग जाके ब्रिटेन प्रचार करने लगे, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता चाहिए था, और भारत के लोग जाके कहने लगेंगे, देखिए ये है ना, इसको जिताइए क्लीमेंट एटली साहब को, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ब्रिटेन के लोग सोचने लगे, ये तो विदेशों से आके इसका प्रचार कर रहा है, कितने अच्छे इंसान है, और फाइनली ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, और ये 1945 में क्या होते हैं? क्लीमेंट एटली साहब की विजयी हो जाता है, और ये ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। अब बताइए, क्लीमेंट एटली साहब तो बन तो गए, अब इसमें क्या करते हैं? इसमें देखिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। अच्छा ठीक है, यही समझ आते हैं।
देखिएगा, अब क्लीमेंट एटली साहब भारत जब ये जीत जाते हैं चुनाव में और ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, इसने एक घोषणा करता है कि आपका कैबिनेट मिशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना, प्लान को योजना बोलते हैं हिंदी में, 1946 में, यानी चुनाव जीते 45 में, 46 में बोलते हैं कि क्या कैबिनेट मिशन योजना भेजते हैं। और कैबिनेट मिशन योजना क्यों भेजा, क्यों प्लान बना के भेजा, इसमें जो भेजा मेन रीजन था कैबिनेट मिशन प्लान भेजने का कि भारत में क्या चाहिए था, स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता दिलाने के लिए, क्योंकि उसने तो क्या कर दिया था, वादा तो कर चुका था, और भारतीय राजनेता जैसा नहीं कि वादा तो किया, पूरा करेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं, तो इसी वजह से वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो निभाया भी, और तुरंत से बोलता है जैसे चुनाव कंप्लीट हुआ, बोले हम कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। और कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया, ताकि आप अपना संविधान निर्माण कर सकें, और क्या संविधान निर्माण, और ये क्या बोलते हैं, पहला तो हो गया कैबिनेट मिशन, संविधान निर्माण करना, और दूसरा पॉइंट जो था अंतरिम सरकार बनाना, अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार मतलब क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सरकार की गठन करना ताकि हम अगर सत्ता सौंप दे तो आप उस राज्य को, उस देश को कैसे संभालिएगा, कैसे चलाइएगा। इसी प्रकार एक अंतरिम सरकार की गठन करने के लिए किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में भेजा गया था। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा। तो फिर क्या होता है, यहां से कैबिनेट मिशन तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, और उसके बाद आपका आता है कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और एक अंतरिम सरकार की गठन किया जाता है, और संविधान निर्माण की प्रोसेस प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यस, हाँ, अब ये आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, ध्यान से समझिए सारी बातों को। देखिए, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जहां 4 जुलाई 1947 ईस्वी को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया जाता है, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिलती है। और यह तरीका उसी तारीख को प्रावृत्त हो जाता, नहीं प्रावृत्त मतलब लागू हो जाना, कब से, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के बंटवारा संबंधी लॉर्ड माउंटबेटन योजना को कानूनी जामा पहनाना और भारत में अंग्रेजी सरकार को बाइज्जत लंदन वापसी करा देना। समझ गए, माउंटबेटन। लेकिन देखिए, अंग्रेजों की अभी भी चालाकी को समझिए। उसने बोला 3 बातें रखा था जब ये भारत को छोड़ के जा रहे थे। बोला माउंटबेटन प्लान भेजा गया क्योंकि बार बार एक व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो बार बार टांग अड़ा रहा था, वो पाकिस्तान के बंटवारा को लेके। ठीक है, जब भी बोलता था कि विभाजन करो और चले जाओ, विभाजन करो और चले जाओ, मतलब बांटो और आजाद करो। तो ये बातें किनका कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। अब ये जो थे साहब, वो हमेशा क्या सपना देखते थे, पाकिस्तान अलग। तो माउंटबेटन योजना आया और बोला ठीक है, भारत पाकिस्तान को बंटवारा तो कर देंगे। और इसमें ब्रिटिशों ने फायदा देखा, क्योंकि उसकी व्यापारिक दृष्टिकोण सब दिन रहा कि हम आगे भी जाके यहां थोड़ा बहुत मेरा लगाव रहे, व्यापारिक चलती रहे, जिसके कारण बंटवारा भी कर दिया। ठीक है,
और एक तीसरा बात जो सबसे बड़ा कांटा बो के गया था, वो कांटा था बुना हुआ कि आप एक तो अलग अलग राज्य भी बन सकते हैं, और दूसरा बात बोला कि कोई क्षेत्र अगर चाहे तो स्वतंत्र घोषित हो सकता है। इसी में बखेड़ा खड़ा हो जाता है आपका हैदराबाद का और जूनागढ़ का मामला आ जाता है, ठीक है। और हैदराबाद और जूनागढ़ को फिर भारत में अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनने की कोशिश किया जाता है कि हमको स्वतंत्र एक देश बना दीजिए, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश से कम्युनिटी मुस्लिम के था, वो बोला मैं एक अलग देश बनेंगे। जूनागढ़ वैसा ही था, ठीक है। हैदराबाद ऐसा ही बोला। तो इस प्रकार से एक सौराष्ट्र भी अलग से मांग हो रही थी। तो अलग अलग जो मांगे बढ़ने लगा था कि हमको एक अलग देश बना दीजिए, जिस प्रकार पाकिस्तान को बना रहे हैं, जिस प्रकार भारत अलग हो रहा है, उस प्रकार हमको भी अलग कर दीजिए। आप अगर मैप देखिएगा वहां समझ आएगा आपको कि अगर इस प्रकार बंटवारा हो जाता तो देश एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। और गांधी जी यहां तक दलित को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो भी एक पूरा श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते थे। और यही आपका सबसे अहम योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आता है, और उसने भारत की एकीकृत करने में, एकीकरण में पूरा सहयोग देते हैं। और एक मेरा श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी का नारा है, वो संपन्न और करवाने में सबसे पहला योगदान था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को था, ठीक है। तो इस बात को समझोगे। तो इसने क्या किया, भारत का बंटवारा करा दिया, किसके तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत। क्लियर होगा। आगे इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आगे देखिए, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान बहुत सारे थे, लेकिन मेन जो था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन होकर 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया, और ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी किसको, भारतीयों को। और इससे पहले क्या हो चुका था, कैबिनेट मिशन में हम लोग क्या प्रयोग कर चुके थे कि कैसे सत्ता संभालेंगे, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन वो अंतरिम था, अब ओरिजिनल में बनेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां जो पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल तो कौन सा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भी बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम या अंतिम, उसके बाद कोई बना ही नहीं, प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन बने, गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्या बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर, क्योंकि इसके बाद कोई इंसान बना ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी थी, है ना। और हमारा देखिए, सबसे पहले भारत विभाजन के बाद बहुत पहले से भारतीय नेताओं ने देश का अपना संविधान बनाने की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी थी। वो तो बताया कि कैबिनेट मिशन जब से प्रारंभ हुआ उसी समय से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक साहब यानी बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज के प्रस्ताव को देश में अपना संविधान बनाने की मांग रखी थी। फिर जब साइमन कमीशन ने भारतीयों को अपना सर्वदलीय स्वीकार्य समिति बनाने की चुनौती दी थी, तो 1928 ईस्वी में नेहरू समिति की रिपोर्ट में इस चुनौती को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया था। और जब साइमन कमीशन उधर बन रहा था 28 में बन रहा था, क्योंकि 27 में गठन हुआ था, 28 में बनना शुरू हुआ था, तो 1928 में ही एक नेहरू समिति हमारे भारत में बन रहा था, नेहरू जी की सिफारिश में, ठीक है। और साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय, ये बात पूछेगा ना तो पूछा गया है, एम.एन. रॉय ने भारतीयों का अपना संविधान बनाने की पुरजोर मांग की थी। पूछा जाएगा तो भारतीयों ने साम्यवादी दल के नेता थे कौन, एम.एन. रॉय।
याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, साम्यवादी नेता, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, तो इस याद रखिएगा साम्यवादी नेता कौन थे? एम.एन. रॉय, जिसने भारतीयों का अपना संविधान बनाने की पुरजोर मांग कर रखी थी। और स्वराज शब्द का प्रस्ताव कौन लाया था? तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, जो अभी हम बता चुके हैं आप लोग को, कैबिनेट मिशन वही यहां लिखा हुआ है कि ब्रिटेन के चुनाव के उपरांत क्लीमेंट एटली साहब, अभी बताए थे ना, यही चुनाव में जीते थे, घोषणा के उपरांत भारत में कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भेजा था। ठीक है, जिसका काम क्या था? अंतरिम सरकार की गठन करना और संविधान का निर्माण करना। इसके अध्यक्ष, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये पूछा गया है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे किसके? कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, और इसके अन्य जो सदस्य हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्षता किए थे। ठीक है, संविधान का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था तथा अंतरिम सरकार की गठन करना इसका काम था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, हमने बेहतरीन तरीके से कोशिश किया समझाने का। ठीक है, फिर भी अगर किन्हीं की कमी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्या इशू रह गया। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसमें 389 सदस्यों, ये बात को ध्यान, यही एग्जाम में पूछता है कि कितने सदस्य का चुनाव हुआ था संविधान सभा में फाइनली, तो 389 सदस्य थे। कितने? 389, 389 से सदस्यों में से प्रांतों के लिए, यानी जो प्रांत निर्वाचन क्षेत्र जो रखा गया था, तो प्रांतों से जो चुन के आए थे, जो अलग अलग प्रांत मतलब छोटे छोटे कम्युनिटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का लगभग मान लीजिए, वैसे कितने थे? 296 सीट थे। ठीक है, कितने पूरे भारत में, और पाकिस्तान भी था ना, तो 296 सीट था। इसमें चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट जीत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहां पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके रहता है चला, अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल बात करें तो 389। ठीक है, इसमें आपका प्रांतों से जो चुनाव में 396 था, तो पूछिएगा कि और कहां गया? 389 में 296 तो बोल दिए, तो और कहां गया? तो और जो था 389 में 296 जो था, यहां से था 9 में 6 गया 3, 18 में 9 गया तो 9, 93 सीट जो था वो आपके देसी रियासत से आए थे। ठीक है, ठीक है, मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73, 389 टोटल, 208 को कांग्रेस को मिला था, वही मेरा कांग्रेस जो सबसे ज्यादा था। ठीक है, और आपका 73 को जो था मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग। ठीक है, ये कांग्रेस आप लोग जो अभी बोलते हैं, जिसकी कांग्रेस के 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ये ह्यूम के द्वारा, और ये टोटल था। ठीक है, और 93 कुछ देसी रियासत थे, और जो था स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 स्थान मिले थे। जैसे आप लोग अभी भी होते हैं ना, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, स्वतंत्र उम्मीदवार अपने मन से खड़े हुए, वैसे बोलते स्वतंत्र उम्मीदवार, वो कितने थे? 15 थे। क्लियर है, इस बात को समझे होंगे। ये देसी रियासत, यानी राजा महाराजाओं का सीट था। देसी रियासत कहे तो राजा महाराजा। ठीक है, राजा सबका सीट। चलिए, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब यहां हो गए, अब सारे लोग चुन के कहां आए? संविधान में बैठे, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होता है आपका लिखा हुआ है यहां, बहुत अच्छे, यह पूछा गया क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में पार्ट बनाया है। दिल्ली स्थित प्रिवी काउंसिल ना, दिल्ली स्थित काउंसिल भवन यानी काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हम जो बता रहे हैं वहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं। इसलिए आपको जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या अदर एग्जामिनेशन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 दिसंबर में पहली बार संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो कहां हुआ था? ये आपका नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में क्या हुआ? आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे।
क्लियर, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, क्योंकि वहां जितने लोग बैठे थे उसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार अभी भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होता है ना, फिर स्पीकर की नियुक्ति होता है, उसी प्रकार यहां कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया था, जो सभा के सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य थे। हम बोले ना, जितने लोग वहां चुन के आए थे सबसे ज्यादा एजदार और सबसे ज्यादा उम्रदार व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। और इन्हीं को क्या बनाया गया, दिल्ली में स्थित कौन सा भवन, काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में बैठक हुआ, जहां इनको नियुक्त किया गया क्या, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि वरिष्ठ यही थे सबसे ज्यादा। फिर जाके राजेंद्र साहब की क्या होती है, नियुक्ति होती है, फिर आपका बैठक होता है। चलिए, अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद साहब, और अस्थायी बोलेगा तो अस्थायी को कौन नियुक्त हुए थे, राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे ना। चलिए, राजेंद्र प्रसाद हुए थे। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ, क्या स्वीकृत हुआ था, ये आपका एक उद्देश्य प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे। क्या स्वीकृत हुआ था, फिर पूछ दीजिएगा। ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर को। तो उसी दिन 13 दिसंबर किसकी अध्यक्ष था, राजेंद्र प्रसाद ना। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखे थे, जवाहरलाल नेहरू। तैयार किसने किया था, उसके पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ये क्या किए थे, वहां इस प्रस्ताव को रखे थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव तो याद रखिएगा, इसके पिताजी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था इसको। तो इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत होता है। फिर संविधान निर्माण की कुछ समितियां भी गठित किया गया था। ठीक है, सब अपना अपना रिव्यू पॉइंट दे रहे थे कि कैसे संविधान को बेहतरीन संविधान बनाया जा सके। चलिए, जिसमें से कुछ समितियां हैं जहां से आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे पीसीएस में ही पूछा जाता है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कोशिश किया हूं जितने जहां जहां भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, सबकी सारे क्वेश्चंस के जहां भी आते हैं सारे एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सके, ऐसा क्वेश्चंस है आपके सामने कि ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि सारे कंसेप्ट आपके मन में बैठ रहा होगा। वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि गाना जैसा सुनिएगा तो नहीं होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए हर एक बातों को। जैसे संविधान सभा का प्रमुख समितियां बहुत सारे थे। इसमें देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, और संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लिखा हुआ है आपके सामने। संघ संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और कार्य संचालन समिति का कन्हैयालाल मुंशी। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। झंडा समिति का जेबी कृपलानी। ठीक है, ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा पूछेगा कि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का दोनों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति का कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और झंडा समिति का जेबी कृपलानी। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आगे 3 जून 1947 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारत अब संविधान के लिए सदस्यों की कुल संख्या 324 हो गई। ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ना तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। अब पहला वाला एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए अब पहला वाला याद रखिएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में संविधान का पुनर्गठन किया गया था। ये पूछा गया है एक बार, इसलिए इस पॉइंट को लाए हैं। पुनर्गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है।
31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। ये भी एक बार पूछा गया था, लेकिन उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा कि संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पूरा संविधान बनाने में लगे थे। एक दिन में ना बना बाबू, बहुत दिन समय लगा था। दूसरा था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे। एक बात और है कि संविधान बनाने में टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, तो 63,96,389 रुपया लगा था शायद। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ में याद रखिएगा 64 लाख रुपया इतना पैसा खर्च हुआ था किसमें बनने में? संविधान बनने में। ठीक है, इतना रकम की खर्च हुई थी। ठीक है, टोटल 114 क्या लगे थे समितियां, मतलब क्या बोलते हैं, बैठक हुई थी। इतना दिन लंबा बहस चला था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। चलिए नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को देश में लागू कर दिया गया और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन, देखिए अभी जो बातें बोले वही लिखा हुआ है। कितना? 114 दिन। क्या हुआ था? लंबी बहस चली थी, चर्चाएं हुई थी, फिर आपका जाके संविधान तैयार होता है। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श कर संविधान सभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट पेश की। तब कितने थे? 315 अनुच्छेद थे जब जो फाइनल 21 फरवरी 1948 को सौंपता उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं यहां लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको लाया। कुल 22 भाग थे, ओरिजिनल में इतना ही है। का खा की छोड़ देते हैं। जहां आपका 9 के क ख ऐसे नजर आए तो वो समझिएगा संशोधन के बाद उसमें ऐड हुआ है। और 395 अनुच्छेद ओरिजिनल में है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग था। ठीक है, यहां से अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नहीं, वही बातें लिखा हुआ है। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 25 भाग 444 से प्लस हो गया अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओरिजिनल जो संविधान में आपका था। ठीक है, वास्तविक में आपका जो संविधान बना था उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। अभी बात करें अभी कितना है तो 25 भाग हैं। ठीक है, 444 से प्लस अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तब उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्योंकि उसी दिन अंतिम बैठक हुई थी। अभी हम जस्ट बताए थे संविधान सभा की 114 दिन की लंबी बहस के बाद, है ना, 64 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था आपका संविधान। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 1991-92 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद की विविध गठित होने तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इस दौरान संविधान सभा द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। जैसे अंतरिम सरकार के रूप में चल रहे थे, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे, जैसे जिनको था वो बना दिया गया, मनोनीत सरकार चल रही थी, इसलिए हम उसको अंतरिम बोलते हैं। फिर 1951-52 में क्या होता है? निर्वाचन होती है, चुनाव होता है, फिर सारे लोग चुन के आते हैं। क्लियर है? तो उसी समय उस दौरान कुछ कार्य हुआ था, क्योंकि 50 में हुआ था तो लगभग 6 महीने चला था जो भी चला होगा संसद। उसमें एक पहला काम हुआ था मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। जो राष्ट्रमंडल गेम होते हैं उसमें भारत को सदस्यता मिला था। दूसरा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज जो पिंगली वेंकैया नायडू द्वारा डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको क्या किया गया था? उस दिन को मनोनीत मिला था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और एक बात, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत गाने में
65 सेकेंड। तो ये बातें पूछता है, तो आप गलती नहीं करिएगा। चलिए, ये बातें था मेरा, भारत को आज़ाद करवाएं हम लोग, सारे देखें, व्यवस्थाएं देखें। आपसे एक बात रहेगा कि अंतरिम सरकार की लिस्ट आप देख लें, कौन कृषि मंत्री थे, कौन प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा वो याद करने की फैक्ट है। बाकी हमने पूरा संविधान का इतिहास बता दिया। अब हमारा संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, प्रस्तावना शुरुआत करेंगे, कौन कौन सा देश से क्या व्यवस्थाएं लिया गया, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे देशों के संविधान को खंगाला और देखा कहाँ क्या मतलब पॉजिटिव है, उस चीज़ को हमारे देश में लिया गया है, उस बात को हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा संविधान इसी प्रकार हर एक सीरीज में चलते रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और सारे क्लास का आप लाभ उठाएं और दोस्तों को भी शेयर करें कि भारतीय संविधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। आप भी जुड़िए और यहाँ से आपके एग्जाम की तैयारी में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सके, ऐसा आप तैयारी बनाइए। आपका देख रहे हैं लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अपनी तैयारी को मजबूत रखें ताकि जो भी एग्जाम आए सामने उसको फोड़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।